अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मच अवेटेड प्रेस टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से होनी थी वो पोस्टपोन हुई और बिल आखिर आज वो हुई। और आने के बाद उन्होंने यही कहा था 15-20 मिनट से ज़्यादा वो बात नहीं करेंगे। वबाले जान बन गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे उन्होंने आगाज़ में कहा था, बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू पोर आउट हिज हार्ट। बट आप सब जानते ही हैं कि कुछ दिनों से उनके पार्टी के जो सीनियर ओहदेदार थे और सीनियर वज़रा थे, कैबिनेट के मेंबर्स हैं, वो उनको मनाने के लिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब उनके पास थे। और इनफैक्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी उनकी मुलाकात खाकान अब्बासी साहब से, साद रफ़ीक साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और भी सीनियर लोगों के साथ हुई। लेकिन चौधरी निसार साहब में एक चीज़ है कि वो डटे रहे। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ज़रूर करेंगे क्योंकि उन्होंने मीडिया को बुला ही लिया है, बट एक दायरे में रहकर बात करेंगे। जिस दायरे में उन्होंने बात की उससे अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बट सम important stuff that he said, and coming out of the interior minister, I think the most important thing is not what he said about his politics कि वो आइंदा इलेक्शन में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट जब ये आती है कि मुल्क इस वक्त बेइंतहा ख़तरे से दो चार है और बहुत मुश्किल में है और घेरा तंग हो रहा है, और जिसके बारे में दो वर्दी वाले और दो सिविलियन जानते हैं इंक्लूसिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न जिसको सबसे ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। देन कमिंग टू हिज पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। जो उनके पार्टी के विद इन जो भी मसाइल हैं उन्होंने अपने साथ का जिक्र किया, अपनी सियासत का जिक्र किया और अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात, चहमगोइयाँ, कयास आराइयाँ, उस सब की शिकायत उन्होंने की हैं एक दायरे में रहकर, जिससे अब बहुत सारी चीज़ें और भी समझ में आ रही हैं। इस पर ऑफ कोर्स तज्ज़िये भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें भी कह रहे हैं। आज इसी हवाले से हम भी अपने प्रोग्राम में अपनी इस नशिस्त में मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। मैं चाहूँगी अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो हमारे नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। डू गिव अस अ कॉल एंड टेल अस कि आपकी राय में निसार साहब एक्चुअली क्या कहना चाहते थे। रज़ा रूमी साहब, आपको मैं खुश आमदेद कहूँगी, सीनियर एनालिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम द US। सज्जाद बीर साहब हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। मैं सज्जाद साहब से स्टार्ट करूँगी बिकॉज रज़ा थोड़े दिन पहले जब ये वी वर अवेटिंग एंड एट दी बिल्कुल 11th आवर उन्होंने कहा था कि मैं सियासी बात नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि उस वक्त लाहौर का वो ब्लास्ट हो गया था। और उस वक्त भी मैंने सज्जाद साहब से ये पूछा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए क्यों चौधरी निसार इतने अहम हैं। अगर वो नाराज़ होते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे पार्टी में रहने वाले लोग नाराज़ हो जाते हैं, चले जाते हैं। वो नाराज़ हों तो उस वक्त लोग नहीं सुनते जब वो कोई एक अहम ऐलान करने का, जैसे कि आज उन्होंने कहा कि इतवार के रोज़ में करने वाला था या जब अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर अब दोस्तों के साथ मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो फ़िलहाल नहीं करेंगे और पार्टी का कोई साथ नहीं छोड़ रहे हैं वो, स्पेशली इस मुश्किल वक्त में। मीर साहब ये फरमाइएगा कि आज की इस प्रेस टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए आप इसको, इसमें आपको क्या लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एज इंटीरियर मिनिस्टर या चौधरी निसार साहब से आपने सुनी, आपके लिए क्या थी? मीर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? देखिए, सबसे जो अहम बात है, वैसे तो हम सियासी तौर पर यही कह सकते हैं कि उन्होंने अपना ये ऐलान मुलतवी कर दिया है कि वो वजारत को छोड़ रहे हैं या वजारत के साथ वो अपने असेंबली की मेंबरशिप को भी छोड़ रहे हैं और गोया सियासत से ही एक तरह से अलग हो रहे हैं। अगर वो पार्टी के एक रुकन के तौर पर डटे रहेंगे, काम करेंगे, ये उन्होंने ऐलान अपना मुलतवी कर दिया या मनसूख कर दिया या खत्म कर दिया, इसको कह लीजिएगा। लेकिन बड़ी बात जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया वो ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा लाहक है, और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि 2 सिविलियन और 2 फौजी इससे वाकिफ है। 2 फौजी से उनकी मुराद गालबन आर्मी चीफ और ISI के चीफ होगी, और 2 सिविलियन से मुराद उनकी प्राइम मिनिस्टर और वो खुद जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है वो होगी। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि खित्ते की सूरत जो ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हम जो कहते हैं CPAC की बात करते हैं, हम ट्रंप के आने के बाद खासतौर पर खित्ते की बदलती पॉलिसियों की बात करते हैं, हम मोदी के अज़ायम का तज़किरा करते हैं और इस सिलसिले में बहुत सी हवाले दिए जाते हैं। कुछ हवालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है, कुछ हवालों का ताल्लुक कश्मीर के साथ हुआ करता है, और इसमें इंडिया के अज़ायम या इंडिया अमेरिकन नेक्सस के अज़ायम जो है उसका तज़किरा आता रहता है। अल्लाह करे कि ये सारी बातें जो है वो दुरुस्त ना हो, और ये ऐसा होता है कि दुश्मन कई बार अपने अज़ाइम बनाता भी है, वो खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन चौधरी निसार का इस तरफ इशारा करना तो मामूली बात नहीं है। एग्जैक्टली कोई ये कहना कि मियां साहब आप अपने आप को ही बचाएं, मुल्क को भी बचाएं। उनका ये कहना कि आपके गिर्द जो लोग मौजूद हैं
उनका उन्होंने खुलकर यानी नाम दिया बगैर तस्करा किया है कि आप उसके बाद आपको मशवरा दिया जाए कि आप लोगों को कुछ गोया सर कदम कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो न कीजिए। आप अपने पांव पर कायम दीजिए, आपको मुल्क को बचाना है और अपनी पार्टी को बचाना है और मैं डट कर साथ दूंगा। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। उन्होंने अपने तरह ताल्लुकात बनाए हैं। मैंने पिछले दिनों भी आपसे कहा था कि ताल्लुकात आज के नहीं है। मियां शरीफ उनको बेटों की तरह समझते थे। शहबाज शरीफ के साथ उनके बहुत पर्सनल ताल्लुकात है। नवाज शरीफ का तो ये गालमन एहतराम करते हैं और ये भी कहा है कि हम जो कुछ भी हैं वो नवाज शरीफ की वजह से है। उन्होंने कहा मैं भी जो कुछ हूँ नवाज शरीफ की वजह से है। हमने पार्टी नवाज शरीफ ने लीड की है, लेकिन पार्टी हमने मिलकर बनाई है और इकट्ठे होकर बनाई है। उन्होंने 85 का हवाला दिया है। 85 में नून लीग नहीं बनी थी। 85 में जब गालमन यूं कहिएगा जुनेजो की हुकूमत आई थी और मुस्लिम लीग उसके बाद बनी थी, तो उस वक्त भी अभी मुस्लिम लीग नून का उसको कोई तस्करा नहीं था। गालमन मतलब ये है कि जब जुनेजो लीग भी बन गई थी तो उसके अंदर जो एक ग्रुप मजबूत था और नवाज शरीफ के साथ था और नजरियाती तौर पर हम आहंग था, ये उस पर शामिल थे। अच्छा। जो लोगों में थे और बाकी लोगों का तस्करा किया, कुछ दुनिया में नहीं रहे, कुछ पार्टी में नहीं Exactly, और उन्होंने कहा कि वो जो अब जो अगर वो 85 से अगर किसी का जिक्र करें तो वो हैं जो कि शायद पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, बट जो सीनियर लीडरशिप थी या क़यादत थी या जो आगे खड़े थे आगे की सफ में, वो चौधरी निसार साहब ही बचे हैं। रज़ा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। व्हेन द इंटीरियर मिनिस्टर इज सेइंग कि मुल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा खदशा है, घेरा तंग हो रहा है और बहुत ज़्यादा गंभीर इस वक्त सूरत हाल है, इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन, एंड देन एट द सेम टाइम वो एक प्रेस टॉक करते हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है, और उन्होंने कहा भी है कि 2.25 महीने से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। एट दिस पॉइंट डू यू थिंक कि इट इज़ जस्ट अबाउट कि मुलाकात नहीं हो रही, उनको इग्नोर किया गया, मशावरती इजलास में नहीं बुलाया, या आप समझते हैं कि इशारा ये भी है कि एक तरफ बहुत गंभीर सिचुएशन है मुल्क की एंड दूसरी तरफ यू आर बेसिकली engrossed in how to deal with the opposition regarding Panama? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने इसका सही जो है वो अखज़ किया है। बात यही करना चाह रहे थे बिटवीन द लाइन जिसे कहा जाता है, क्योंकि देखिए इनके इख्तलाफात तो काफी देर से जारी हैं और अब शदीद हो चुके हैं। जैसा कि आपने देखा अगरचे कि चौधरी निसार कोई इरादा नहीं रखते पार्टी छोड़ने का और ना ही मियां नवाज शरीफ को डिच करने का, लेकिन जिस तरह से जो सियासी गेम जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें उन्होंने काफी वाज़ेह हद तक ये इशारा दे दिया है कि वो उनके दरमियान जो खलीज है मियां साहब और निसार के दरमियान वो मौजूद है और उसको एक तरह से कंफर्म कर दिया। ठीक है, उन्होंने वो स्टेप नहीं किया जो पहले जिसका बड़ी अफवाह साजी थी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो पार्टी छोड़ देंगे और ये होगा, शायद वो इस स्टेज पे नहीं कर रहे, मगर शॉर्ट ऑफ दैट उन्होंने अपने इख्तलाफात का एक तरह से खुल के इजहार भी कर दिया है और एक तनबीह भी दे दी है जो क्राइसिस का जो जिक्र किया है उन्होंने। क्योंकि देखिए हमारा जो अखबार है डेली टाइम्स, हमने आज से 2 हफ्ते पहले खबर लगाई थी कैबिनेट मीटिंग में, जहां पर रिपोर्टेडली ये कहा गया था चौधरी साहब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को कि मियां साहब अब आपको कोई मुद्दा ही बचा सकता है। फिर हमने वो खबर लगाई, बाद में उसमें बड़ा रिएक्शन आया कि जी नहीं, कुछ ने कहा हुआ, कुछ ने कहा नहीं हुआ वगैरह वगैरह। मगर जब खुल के वो इस तरह से इख्तलाफ का इजहार कर रहे हैं, मोजज़े की बात कर रहे हैं, तो जारी बात है उनको भी कुछ दिखाई दे रहा है कि सियासी बसात जो है वो शायद पलटने वाली है या उसमें बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होने वाली है। राइट, सही। तो एक तो आपने बिल्कुल सही कहा और इससे मे बी आई एम एनालाइजिंग दिस रॉन्ग, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त क्योंकि एवरीथिंग इज जस्ट रोमिंग अराउंड पनामा और बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे जो मुल्क की सूरत हाल है और बहुत सारे और दीगर चीज़ें हैं, एंड वी ऑल नो इट कि सियासतदान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं इस डिसीजन के ऊपर, एंड देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट नीड्स टू बी कॉन्सनट्रेटेड। इवन अगर आप माइक्रो लेवल के ऊपर भी अगर आप देख लें। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बार बार कहा जा रहा है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो हम डिस्कस करेंगे कि वेयर इज द बक नाउ गोइंग टू स्टॉप। इज इट जस्ट गोइंग टू बी दिस प्रेस टॉक, एक मुलाकात हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर साहब से, सारी मसले सही हो जाएंगे, और क्या प्राइम मिनिस्टर साहब सही सिमत में फैसला लेने लगेंगे? क्योंकि कई मरतबा अपनी बात में ढके छुपे इशारे कनाइयों में निसार साहब ने कुछ इंदिया ये दिया है एज इफ ही इज टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। वी टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। अभी चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही तज्ज़िये हो रहे थे कि एक और बड़ी खबर आ गई कि पनामा केस का फैसला जो है वो कल सुबह 5 रुकनी लाजब बेंच अनाउंस करने जा रही है। हमें ज्वाइन किया है सज्जाद मीर साहब लाहौर से हमारे साथ हैं, रज़ा रूमी फ्रॉम द यूएस हमारे साथ हैं, और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कयूम सुमर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तारिक पीरजादा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू तारिक साहब, डू यू थिंक निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड नाउ पनामा केस का फैसला, द टाइमिंग इज गोइंग टू हॉन्ट एवरीवन लेटर? देखिए, बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब तो तारीख ने एक बड़ी करवट ले चुकी है। कल फैसला आ रहा है और मेरे जहन में कोई शुबा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब इस पार्टी को अपने आप को मुत्तहिद रखने की कोई स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए। निसार इनके दरमियान से निकल चुका है। ये एक ऐसा वक्त है जिसका इंतजार पूरी कौम कर रही थी और मुझे तो एक बात कहनी है कि बड़ी आजमाइश से कौम गुजरी है। मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जजों का कि उन्होंने मजीद 2 महीने नहीं लिए बल्कि इस कौम के बहरान की निजाकत को समझते हुए इस फैसले को 1-1.5 हफ्ते के अंदर आवाम तक लाने का इंतजाम कर दिया। तो मेरी तरफ से पूरी कौम को कबल वक्त मुबारकबाद है, क्योंकि मैं तो एक तजियाकार के तौर पर कभी शक और शुबे का शिकार नहीं होता हूं। मेरा तजिया पहले भी यही था, आज भी है, कल भी, कि मियां नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन चुका है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं सुमरू साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिकॉज जाहिर है एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक आपका भी है, नाराजगियां भी होती हैं और हो सकता है सबकी मुलाकातें आपके भी चेयरमैन से ना होती हों। यू थिंक दिस वाज द रियल इशू व्हिच निसार साहब वाज हिंटिंग एट, और देयर वाज समथिंग डिफरेंट? कोई और भी ऐसी बड़ी बात है जिसका उन्होंने तस्करा भी नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूं कि चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये था कि अपनी तवज्जो जो है वो मीडिया में वो हासिल करना चाहते थे। काफ़ी अरसे से वो मीडिया से आउट थे, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी। हमेशा जब भी बड़े वाक़यात होते हैं तो उसमें चौधरी निसार साहब कहीं नज़र नहीं आते। आज का अहम सवाल ये बनता है कि क्या चौधरी निसार साहब को ये यकीन था कि जब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उसमें उसका दूर तक भी नाम नहीं है? अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो फिर वो किसी भी कैबिनेट का ऐसा नहीं बन पाएंगे। मेन चीज़ ये थी जिसकी वजह से चौधरी निसार आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको ये यकीन था, वरना उसको इस्तीफा देने का ऐलान आज करना चाहिए था। अगर उसमें इखलाकी जुर्रत होती, अगर वो बाउसूल परस्त सियासतदान होते, अगर वो ये समझते कि मैं उसूलों पे कारबंद हूँ, मैंने हमेशा उसूल पसंदी का मुजाहरा किया है, तो आज वो किसी का इंतज़ार न करते। वो अपने माफ़ी ज़मीर के हिसाब से ये ऐलान करते कि मैं करप्ट वज़ीर आज़म के साथ नहीं चल सकता हूँ, उनके ऊपर पनामा लीक का इतना बोझ है कि इस बोझ को हम नहीं उठा सकते। लेकिन चौधरी निसार साहब ने भी हिकमत अमली से काम लिया, अपने आप को मीडिया के सामने भी लेकर आए और बात की भी नहीं, क्योंकि उनको ये यकीन है कि वो माइनस नवाज शरीफ साहब की पार्टी से वो अपनी न इलेक्शन जीत सकता है, न वो निशिस्त निकाल सकता है, न पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। तो चौधरी निसार साहब के लिए मैं एक जुमला जरूर कहूँ कि वो अपनी उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगा। उसने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तवज्जो तलब करने के लिए ये आज किया था, वरना ये तो वो मीटिंग में भी तय हो सकता था। अच्छा, इसका मीर साहब क्या ताल्लुक था? चले आपने ये बता दिया, कमरे में बैठ करके मामला तय हो सकते थे। अच्छा, रज़ा रूमी आपकी तरफ आती हूँ। आई डोंट नो कि आप ऑपोजिशन में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे सुमरो साहब, और उन्होंने कहा कि मीडिया अटेंशन के लिए कहा। खुर्शीद शाह साहब ये कहते थे कि निसार बिल्कुल ठीक है, गो के निसार साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में ये कहा भी कि पहले साथ खाना खाते थे, बट समथिंग हैपेंड एंड व्हाट हैपेंड ही इवन डजंट नो। लेकिन वो निसार ठीक है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है और बिल्कुल खरी बात करता है वो। अब आपने सुमरो साहब को भी सुन लिया है, पनामा केस का फैसला भी कल आ रहा है। Do you think this timing of the press conference, पनामा केस के फैसले का आना, कहीं कुछ लिंक आप जोड़ेंगे या that will be too much of a conspiracy? नहीं, देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लिंक तो बड़ा वाज़ेह है। सबको मालूम था कि पनामा का फैसला जो है वो बस वो आने वाला है। जजमेंट जो थी वो महफूज हो गई थी और इस हफ्ते इम्कान था कि कोर्ट अनाउंस करेगी, तो बिल्कुल उसका लिंक तो बनता है। और जो चौधरी साहब ने पहले भी वो बातें कर रहे हैं
और अपने इख्तलाफात का इजहार पहले काबीना की मीटिंग में भी किया, अपने साथियों से भी किया, फिर उनके तर्जुमान ने कई बयानात दिए हैं जो बदले भी गए हैं। तो इससे तो बड़ा ये वाज़ेह है कि वो उनके जो रास्ते हैं वो अब थोड़े उनको मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं मुस्तकबिल में, क्योंकि मियाँ साहब का एतमाद शायद वो नहीं रहा अपने मोतमदे जो आला हैं चौधरी साहब 30-33 साल से उन्होंने कहा मेरा साथ है। तो यकीनन इसमें कुछ तब्दीली तो आ गई है कि अब वो उन दोनों के आपस में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। और उसकी एक वजह ये भी है कि शायद उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो काफी बुरी तरह फंस चुके हैं। और देखिए अगर पनामा का केस उनके खिलाफ आए तो फिर वो नाअहल होते हैं, अगर फर्ज कीजिए उनके हक में भी आता है तो फिर अपोजिशन जो है और इमरान खान साहब जो है वो तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना आराम से। वो तो फिर एक और तहरीक चलेगी, एक वो कोर्ट्स में जाएंगे, मामलात इलेक्शन की पहले भी होगी जो है एहतजाज और उसके बाद भी होगा। तो ये दोनों तरफ से अभी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल टाइम है, क्योंकि ये समझौता जो है दोनों पार्टीज का वो नहीं हो रहा और पार्लियामेंट का इसमें रोल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका उस तरह से जो होना चाहिए था। तो निसार साहब को यकीनन जो नविश्ता दीवार है वो दिखाई दे रहा है और वो उससे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा रुके हैं वो आज, लेकिन देखिए कि कल उनका क्या स्टैंड होता है। सो आप भी समझते हैं कि क्योंकि बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, सो मे बी he feels that he is not going to survive this at least tough time. मीर साहब, क्योंकि न सिर्फ आप निसार साहब और PMLN को बहुत करीबी तौर से जानते हैं, इन द सेंस कि आपने बहुत जाहिर है जर्नलिज्म किया है और बहुत अच्छी तरह इस पार्टी को जानते हैं, ये मुलाकात हो पाएगी नवाज शरीफ साहब से अब? क्योंकि आखिर में मैसेज भी दिया ना निसार साहब ने कि जो भी फैसला आए, अगर ऐसा आए तो ऐसा ना कीजिएगा, जिसका आपने भी जिक्र किया था, ना सर कलम कीजिएगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये भी उन्होंने कहा। सो अब तो मुलाकात नहीं होती ना? मुलाकात पहले होने की बात है तो लाजमी नहीं कि मुलाकात हो, मुलाकात बाद में भी हो। लेकिन जिस निसार ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये होता है फैसले के बाद वो कोई ऐलान करते तो ये कहा जाता कि फैसले का उसके असर है। अगर वो डट भी जाते हैं तो ये कहा जाता है कि वो राजपूत डट गया है इसलिए कि फैसला खिलाफ आया है और वो नहीं चाहता कि उस पर यह इल्जाम लगे कि शिकस्त की सूरत में वो बिट्रेल कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल में चौधरी निसार ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ी मोहतात अंदाज से गुफ्तगू करके एक तरह का एक बसीरत का ही सबूत दिया है। जहां तक फैसले का ताल्लुक है मैं कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन इस वक्त अगर लार्जर बेंच फैसला कर रहा है तो इसका मतलब यकीनी तौर पर यह है कि 2 जजों का फैसला तो पहले ही इस सिलसिले में आ चुका है और वो फैसला ये है कि वो नाअहल करार दे सकते हैं और उन्होंने नाअहल करार दिया था। तो बाकी रह गए 3 जज, इसमें एक जज का फैसला है कि अगर वो इस तरफ आ जाता है तो फैसला मुख्तलिफ हो जाता है और 2 जज उस तरफ भी रह जाते हैं तो फैसला मुख्तलिफ भी हो जाता है। ये अब डेमोक्रेट को सोचने की बात है। यही मसला जो पार्लियामेंट में तय कर सकते थे, जिसमें नवाज शरीफ शामिल है, अगर वो चाहते तो ये मसला पार्लियामेंट में ले जा सकते थे। क्या यह मुनासिब होगा कि एक आदमी के फैसले पर किसी मुल्क की हुकूमत का फैसला किया जाए? ये मुनासिब होगा? ये डेमोक्रेट के सोचने की बात है। मैं नहीं ये कहता कि अदालती इंसाफ नहीं होगा। और एक बात मैं कह दूं, अभी ये कहा जा रहा था कि वो तारीख का हिस्सा बनने वाले हैं। जनाब, लोग तारीख का हिस्सा जो है अदालती फैसलों से नहीं बनते। अगर ऐसे बनते होते तो भुट्टो आज तारीख का हिस्सा होते, वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुके होते। उसमें फर्क है सर, मेरा ख्याल है ये बात तो सुन लो, तर्जुमा है वो समझा फर्क की बात। भाई साहब, आप जो तर्जुमा कर रहे हैं मेरी बात का वो गलत है सज्जाद साहब। नहीं, तर्जुमा आपने यही कहा था ना कि अदालती फैसला वो तारीख के हिस्सा बनने वाले हैं। मैं कहता हूँ तारीख का हिस्सा बनने का, माजी का हिस्सा बन चुके हैं। तारीख का हिस्सा बनने का मतलब ये है, तारीख का हिस्सा बनने का मतलब कोई फखरिया बात नहीं है। नहीं, यही मैं कह रहा हूं, एक शख्स जो जिंदा हो और तारीख का हिस्सा बन जाए वो मनफी बात होती है। मैं ये कह रहा हूं कि तारीख का हिस्सा ऐसे नहीं बनते, ऐसे माजी का हिस्सा नहीं बनते। अगर ऐसे अदालती फैसलों से बनना होते तो भुट्टो कब से बन चुके होते। भुट्टो आज भी जिंदा है तो इसलिए जिंदा है कि फैसले अवाम ने करने होते हैं। तारीख के फैसले भुट्टो को देखिए, मैं आपकी बात की तरदीद करता हूँ। सुमरो साहब मेरे साथ बैठे हैं,
भुट्टो तारीख का हिस्सा मंफी तौर पर ही बना हुआ है। 800 सफात का अनवारुल हक का फैसला उसके खिलाफ है और एक आदमी उसके हक में नहीं निकला था। ये अफसोसनाक बात है, मगर ये भी तारीखी का हिस्सा है। साहब तारीख में आज भी जिंदा हैं और भुट्टो साहब के वो जजेस अच्छा सुनिए मेरी बात, फैसला दिया था, उन्होंने एडमिट करके ये कहा था कि हमने प्रेशर के तहत फैसला किया, तो भुट्टो को तो जिंदा रखा है। हमारी गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी। एक मिनट सुमरो साहब, करप्शन की वजह से जाना पड़ता है, वो एक डिक्टेटर के सूरत में और बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत जो है तारीखी फैसला हो या ना हो, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए सुमरो साहब, बुनियादों पे इसको फारिग किया जा रहा है। पीरज़ादा साहब, तो ये तारीख का वो सयाह तरीन बाब होगा। भुट्टो तारीख का सयाह तरीन नहीं, रोशन तरीन बाब है। और ये तारीख का सयाह तरीन बाब बनने जा रहा है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आई थिंक एक मिनट मीर साहब, व्हाट मीर साहब वाज आल्सो सेइंग वाज कि देखें जो चीज पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, वो जो भी फैसला आए वो तो कल आ जाएगा, थोड़ा सा ही इंतजार है, लेकिन हमेशा तारीख में ये याद रखा जाएगा कि जो चीज पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी इट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड मीर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और पीरज़ादा साहब आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा कि द बक विल नॉट स्टॉप हियर इन केस अगर ये फैसला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आता है। हाँ जी, ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, ये बात बहुत आगे जाने वाली है और ये हमारी जमहूरी तारीख के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि हम अपने मुकदमात को वहाँ अदालतों में लेके गए हैं और तय नहीं कर पाए। मैं ना नवाज शरीफ का ब्रीफ होल्ड करता हूँ, ना किसी अपोजिशन की जमात के साथ इस मामले में देने को तैयार हूँ। इस वक्त जो कुछ हुआ है इस मुल्क में वो कोई अच्छी बात नहीं हुई है और जिस तरीके से हुआ है और जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक बात है और इसमें फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आए, हक में आए, इसका मुझे कोई गरज नहीं है। मैं जिस बात से गरज है कि हम जिस प्रोसेस में चले हैं, एहतसाब का तो हमने अब तक कोई कानून पास नहीं किया, एहतसाब का तो कोई निज़ाम हमने अभी पास नहीं किया। आइंदा भी हमारी इशराफिया ऐसा कुछ करती रहेगी और आइंदा भी हमारी वो तमाम अदारे जो है जो अपने तरीके से हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत सही एक खास तरह से सोचते और अमल करते हैं, वो करते रहेंगे। अच्छा। मेरा ख्याल में जमहूरियत के लिए बेहतर होता कि हम इस बात को पार्लियामेंट में तय करते और पार्लियामेंट में अगर तय कर सकते थे और अपोजिशन ने ये कहा था, खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि इसे पार्लियामेंट में लेकर आओ। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने कहा था, तभी पीटीआई का साथ नहीं दिया था, लेकिन वो पनामा केस के ये जो आखिरी हियरिंग्स होनी थी इनमें बड़े बढ़ चढ़कर सब जा रहे थे, चूज भी किया जा रहा था कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। पीरज़ादा साहब, जैसे रज़ा रूमी कह रहे थे कि बोथ वेज ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन जो हैं वो ज़रा मुश्किल तरीन दिन होंगे, बिकॉज अगर खिलाफ फैसला आता है तो नवाज शरीफ साहब के, तो जाहिर है कि ऑपोजिशन। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए जो बात कही जा रही है या आप कह रही हैं, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आते ही पाकिस्तान में एक नई तारीख शुरू हो जाएगी और थोड़े से सियासी अमल के बाद मुल्की हालात मामूल की तरफ आएंगे, मुल्क इंतखाबात की तरफ जाएगा। अब हो या 6 महीने बाद इलेक्शन हो, चुनाचे जो करप्शन की बुनियाद पर मुल्क एक बहरान की गहरी दबीज तहों में दफन हो चुका था, वो मुल्क बाहर आ जाएगा। लोग एक जिंदगी की नई रमक महसूस करेंगे। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में, पाकिस्तान के इत्तेहाद में, पाकिस्तान के गैर मुल्की मामलात के सिलसिले में, कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के मफादात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, जिसके असरात हमारे ऊपर मुरतब हो रहे हैं। अच्छा पीरज़ादा साहब, एक मिनट, फिर मुझे एक चीज बताइए, अगर ये फैसला उनके खिलाफ आता है और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि इतना इतने सारे मसाइल नवाज शरीफ साहब के खिलाफ की वजह से हुए, यहाँ मामला करप्शन का है, करप्शन और करप्शन की अकाउंटेबिलिटी जो आई एम वेरी सॉरी टू से इज सिनोनिमस विद पाकिस्तान नाउ, विद द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आगे की करप्शन रोकने के लिए क्या करना होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा हर बार? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, जरा मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, करप्शन तो एक वो मालियाती मसला है ना कि आपने चोरी की है, वो तो अपनी जगह है। मियां साहब एक मजमूई तौर पर नाअहल हुक्मरान है जिनको नई दिल्ली के अलावा किसी खारजा उमूर के मसले से दिलचस्पी ही नहीं है।
खारजा हूं उम्र की हद तक। चलिए मैं कह रही हूँ ना प्लीज दादा साहब, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ चलिए मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ पाकिस्तान तो रोशन जब होगा जब करप्शन सिस्टम से खत्म हो जाएगी। तो इस करप्शन को खत्म करने के लिए, इस करप्शन को खत्म करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा हर बार? नहीं, मेरा तो ख्याल है जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जिसके खिलाफ भी जाना पड़े, जाना चाहिए। ऊपर की तरफ से पहली ईंट जब आप गिराएंगे और वो कुंगरा, वो जो महल के कुंगरे होते हैं, उनको जब गिराया जाता है ना, तो फिर अवाम में एक हरकत और लहर पैदा होती है और तब्दीली का एहसास आता है। मियां नवाज शरीफ करप्शन के उस महल का कुंगरा है जिसको गिराया जाएगा और यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सुमरो साहब, आप भी समझते हैं कि इसके बाद जो है जो भी फैसला आता है करप्शन में डेटरेंस आएगी, सिस्टम से करप्शन खत्म हो जाएगा, इट विल बी एन एग्जाम्पलरी थिंग फॉर द एंटायर पार्लियामेंट ऑल्सो कि अच्छा जी अगर कोई करप्शन कर रहा है तो बस फिर हट जाए उस चीज़ से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखिए नादिया, मैं आपको एक बात बता दूं कि कल के फैसले के बाद मुल्क के आने वाले दिनों में सदियों तक, वाकई किसी मोहतरम जज ने यह सही कहा था कि उसकी गूंज सदियों तक सुनाई जाएगी कि एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है जो करप्शन से फ्री। देखें, पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर को करप्शन की चार्जेस पे और उसकी पूरी कैबिनेट को फारिग किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी अलामत है कि आने वाले दिनों में अभी फैसला नहीं आया, रुक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि JIT की रोशनी में जो है वो सारी चीजें सामने आ गई हैं कि अब ये चीज भी तय होने जा रही है कि जो एक तासुर पैदा कर रहे थे किसी वक्त कि पीपल्स पार्टी के लिए इंसाफ एक होता है, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के लिए इंसाफ एक होता है और PML के लिए इंसाफ एक होता है। तो मैं कह रहा हूं तारीख बनने जा रही है और इस हवाले से मैं पुरुम्मीद हूं, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं कि करप्ट वजीर आजम से जान छूटने वाली है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी। किसी को जरूरत नहीं होगी जो भी फैसला आता है पीपल्स पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। दूसरी बात, नहीं, जो फैसला आता है क्या पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी? दिल से तस्लीम करेंगे। हमने तो भुट्टो साहब के फैसले को भी जो है आपने देखा कि तस्लीम किया। हमने कोर्ट के किस फैसलों को नहीं माना, चाहे हमारे खिलाफ शहादतें हुई, चाहे हमारे खिलाफ फांसी की सजाएं आई। हमने तो 14 साल आसिफ जरदारी के जेल को भी कबूल किया। हम इस फैसले को कबूल करेंगे। लेकिन एक बात अभी जो प्रोग्राम में हुई है मैं उसकी थोड़ी वजाहत करूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त ने मिसाल दी भुट्टो साहब की और नवाज शरीफ साहब की। मैं कह रहा हूं भुट्टो साहब तारीख का वो रोशन बाब है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और नवाज शरीफ तारीख का वो सयाह तरीन बाब बनने जा रहा है जिसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलेगी आने वाले दिनों। अच्छा रूमी साहब, बिकॉज बहुत ज्यादा डिवाइड हमें नजर आता है। अभी जैसे ये लार्जर बेंच का अनाउंस करने जा रही है और मेरे मोहतरम मेहमानों में से कुछ कहते हैं कि अगर एक ने भी पिछले 2 जज साहिबान की तरह कह दिया तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर डिसमिस हो जाएंगे। इस पूरे केस के अंदर आधे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो कुछ कह रहे थे, आधे कुछ कह रहे थे। इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन सो डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, आर द लॉज सो, मतलब इतना इबहाम क्यों है? सेकंड चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता कि हिस्टोरिकली इट विल बी अ लर्निंग लेसन इन बोथ वेज फॉर द पॉलिटिशियंस कि पार्लियामेंट जिसकी तौक़ीर का जिक्र करते हैं, जिसकी सुप्रेमेसी की गुन गाते हैं, वहाँ से हटकर ये चीज़ एक आप दूसरे इदारे के पास लेकर चले गए जिसका काम ये था कि वो ये देखता कि इदारे आपस में नहीं टकराते, अपने दायरे कार से तजावज़ नहीं करते, सो दे आर गोइंग टू कीप अ चेक एंड बैलेंस रादर देन डिसाइडिंग ऑन यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू बी एंड नॉट। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि यही अदलिया का काम यही होता है कि वो एक चेक एंड बैलेंस का जो हमारे आइन की तरतीब है उसके मुताबिक अदलिया जो है वो नजर रखती है बाकी इदारों के ऊपर। मगर देखिए ये रविश ठीक नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करें एक वजीर आजम को निकालने या रखने के लिए। ये पार्लियामेंट का काम होता है, यहाँ अवाम का काम होता है कि वो इलेक्शन के जरिए पार्टियों को निकालते हैं या और देखिए एहतसाब तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि और रजा साहब की आवाज़, रजा आई थिंक आई कैन नॉट हियर यू एट ऑल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे ही हम बात कर रहे थे। मीर साहब आप इसको कंक्लूड करना चाहेंगे? जी, ये बात जो कर रहे थे वो मेरी बात की तायीद कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को ही ये फैसले करने चाहिए। तो उन्होंने भी तो निकाला था उस वक्त, तो खामोशी थी। यार चुप करो ना यार, आप चुप करो ना, बात तो करने दो। हो गया तो एक फिक्रा बोलते हैं, बोलने लग जाता है।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ यूसुफ रजा गिलानी को भी तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था ना, वो भी आप बता दें कि वो क्यों निकाला था। वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, दैट वाज अ डिफरेंट केस, दैट वाज अ डिफरेंट केस ना सुमनो साहब जी। मीर साहब कंक्लूड कीजिए, मीर साहब आप कंक्लूड कीजिए, वी हार्डली हैव अ मिनट। इस ऐलान से कि कब फैसला आना, इतने जज्बाती हो रहे हैं तो जो मुंह में आता बोले जा, बात सुनो आराम से, इसका भी होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी डांट संभाल के रखें। हाँ, रज़ा रूमी ठीक कह रहे थे। करें आपको मीर साहब बात कीजिए ना, बात रोक क्यों देते हैं आप लोग, बात कीजिए। हेलो जी जी प्लीज बोलिए मीर साहब। मैं कह रहा हूँ रज़ा रूमी बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि ये फैसले आमतौर पर सियासतदानों को खुद पार्लियामेंट में करने चाहिए, नहीं किए। उसमें मियाँ साहब का भी कसूर है, बल्कि उन्हीं का कसूर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसको लाना चाहती, इमरान ही लाना चाहते थे। इमरान का केस और है, इमरान का फिनोमेना ही और है। वो और तरह से सियासत करना चाहते हैं, और तरह से करते हैं, और तरह से उनका तरीका था। बहरहाल अब कल फैसला आने वाला है, वो फैसला भी आए, हमें पहले प्रीएम्प्ट तो नहीं करना चाहिए, अंदाजा ही हम लगा सकते हैं कि फैसला क्या आ सकता है। जो भी फैसला आएगा हमें तवक्को रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि जो मुल्क के फायदे और मुफाद मुझे दीजिएगा इस बात। जी 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 बोलिएगा पीरज़ादा साहब। एक सेकेंड, देखिए बात यह है कि ये तस्वुर कि पार्लियामेंट इस मसले को हल कर सकती थी, ये नामुमकिन था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट दूसरे मुल्कों की पार्लियामेंट की तरह नहीं है, जैसे कोरिया में हुआ, ब्राजील में हुआ और मुल्कों में हुआ। वो इसलिए कि वहां तो ये होता है कि अगर करप्शन का चार्ज लगे तो वो आपका सदर हो भी, फिर भी पूरी पार्लियामेंट के तमाम अरकान इकट्ठे हो जाते हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए इम्पीचमेंट करते हैं। यहां जो हमारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वो तो असल में पार्टी के नुमाइंदा ग्रोहों का एक इज्तिमा है, जिसमें वो कानूनी इज्तिमायत मौजूद नहीं है, पार्लिमानी इज्तिमायत कि जिसमें अगर बड़ा मसला खड़ा हो जाए तो आप पार्टी लाइन से हटकर पूरे मुल्क के मुफाद के लिए कोई कदम उठा सकें। तो आप देखिए ना, मुस्लिम लीग का कोई रुकन जो है उसने क्या नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देना था, पीपल्स पार्टी के किसी आदमी ने जरदारी के खिलाफ क्या फैसला देना था, इमरान के 35 लोगों ने इमरान के खिलाफ कब बात करनी थी। तो ये पार्लियामेंट अभी अपनी बलूगत की सतह पर आई नहीं है, जहां पर बहुत जल्दी और बहुत कम दिनों में ब्राजील और साउथ कोरिया की बहुत बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब आपका। सुमरो साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मीर साहब आपका भी और रज़ा रूमी आपका भी। वी स्टार्टेड ऑफ के निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो अपनी जगह इस वक्त कायम है। एंड इट ऑल्सो कॉल्स के जो आपकी मुल्क की क़यादत होती है, इवन इंक्लूसिव ऑफ अपोजिशन, उसमें आपको जो गंभीर मसाइल हैं उन्हें डिस्कस करना चाहिए है, और किस तरह से मुल्क को जो खदशात जो हैं दरपेश हैं, जिसका कि जिक्र वज़ीर दाखिला ने किया, उसको किस तरह से निकालेंगे। दूसरी तरफ पनामा का फ़ैसला कल आने वाला है, इससे क्या मुल्क की सियासी सूरत हाल बनती है ये भी देखना होगा। ये याद रखिएगा कि तमाम जमातें कह चुकी हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा वो उसे मनोअन तस्लीम करेंगी। जाते जाते निसार साहब ने वज़ीर आज़म के लिए पैगाम भी दिया कि जो भी फ़ैसला आए उसको तस्लीम कीजिएगा बोथ वेज़, और ये भी इंदिया दिया कि शायद आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग आपको गलत मशवरे दें। डू नॉट से दैट एंड डू नॉट डू दैट। उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि मैं उस रोमन एम्प्रेस का उन्होंने जिक्र किया था कि आई यूज्ड टू टेल हिम कि मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ, यू आर अ ह्यूमन। लेट्स सी व्हाट द केस इज़ गोइंग टू बी। लेकिन जाहिर है, जैसे कि सब डिस्कस कर रहे हैं, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं, बहुत से सिविल सोसाइटी मेंबर्स कहते हैं, एकेडमिक्स कहते हैं कि ये फ़ैसला जो होगा इसके बाद पॉलिटिशियंस भी सोचेंगे कि क्या जमहूरी अदवार या जमहूरी तौर तरीके में ये होता है या नहीं, या जमहूरियत में ये है कि आपको अपने जो इदारे हैं उनको मजबूत करना है और इन्हीं इदारों ने फ़ैसला करना है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर अकाउंटेबिलिटी हुई है तो इस अकाउंटेबिलिटी को रुकना नहीं चाहिए। नाउ इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड टू फाइंड आउट हु इज़ करप्ट एंड हु इज़ नॉट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।